Hello everyone, welcome back. Now this is the attraction reason part which I am going to discuss now. So total I have 14 questions to discuss here. So I'll be discussing them and they may come in your board exam or your school exam or your pre-board exam. Okay, so concentrate here what exactly I'm telling you. So now the first question is the kinetic energy of photoelectrons emitted by a photosensitive surface depends upon the intensity of the incident photon. See, the kinetic energy is not a function of intensity. Okay, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर आप इंटेंसिटी को घटा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आपका असर्शन है, ठीक है, उस हिसाब से जो आपका असर्शन है वो तो हो गया गलत। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात में, the ejection of electrons from the metallic surface। ठीक, मेटेलिक सरफेस पे सिंपल सी बात है, लाइट पड़ रही है और एक फोटोन आकर के एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कहेगा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल कोलिजन सिस्टम रहता है। ठीक, इज पॉसिबल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसने कहा कि अगर न्यू न्यू नॉट से तुम्हारे पास कम होगी, ठीक है, तभी हो पाएगा इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होती है तो इजेक्शन होता है, तो इजेक्शन होता है और उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहती है। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है तो भी तुम्हारे पास हम कहते हैं कि इजेक्शन होता है, और तब हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो। ये बोलते हैं नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी और इसे बोलते हैं तुम्हारे पास जीरो काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये तुम्हारे पास दोनों केस इजेक्शन के लिए है, ये इजेक्शन के लिए नहीं है। तो उसने कहा कि इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज पॉसिबल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं, उस हिसाब से आपका रीजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्शंस दे रखे हैं कि कैसे आपको ऑप्शन उठाने हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि असर्शन और रीजन अगर दोनों फॉल्स हो तो आपको डी ऑप्शन उठाना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा तुम्हारे पास डी। क्यों? क्योंकि असर्शन भी गलत है, ठीक है, आपका असर्शन भी गलत है और आपका रीजन भी गलत है, दोनों ही गलत है, तो आपका आंसर बनेगा क्या, डी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, the photosensitivity of a metal is high if its work function is small. We know that work function is h nu naught. Okay, h is the Planck's constant, nu naught is the threshold frequency. Fine, nu naught is nothing but the threshold frequency, and they are asking about the photosensitivity of a metal is high. Photosensitivity का क्या मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना। फाई नॉट अगर देखा जाए वर्क फंक्शन को तो ये कौन सी, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है। ओके, जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है मेटल के सरफेस पे आने के लिए। ये एनर्जी जितनी कम से कम होगी उतना ही ज्यादा अच्छा से ज्यादा अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देख सकेंगे। जिसने कहा कि लो तुम्हारे पास फाई, ठीक है, इंडिकेट करता है तुम्हारे पास क्या, हाई फोटो सेंसिटिविटी। लो फाई तुम्हारे पास क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, हाई फोटो सेंसिटिविटी इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट है। ठीक है, असर्शन आपके पास करेक्ट है ना। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच एफ नॉट। एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, न्यू नॉट एफ नॉट डैश भी आप निकालना चाहते निकाल सकते हैं। इसने कहा कि जब रीजन की बात आई तो इसने कहा कि जो वर्क फंक्शन है जो कि फाइव नॉट है, जिसे हम डब्ल्यू भी कभी कह देते हैं, ये एच एफ नॉट के बराबर। ठीक है, ये भी सही है ये, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कहीं, ठीक है ना, वो कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है, ये एनालिटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। अगर उस हिसाब से देखें तो बोथ असर्शन और रीजन ट्रू तो है, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसका आंसर लेना चाहेंगे बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल हमसे कहा गया है यहाँ पे कि the de Broglie wavelength of a molecule varies inversely as the square root of the temperature. Okay, now lambda का फॉर्मूला होता है h अपॉन d, lambda का फॉर्मूला होता है h अपॉन mv। इसका फॉर्मूला हो सकता है तुम्हारे पास 2m, तुम्हारे पास कितना e, ठीक है, और तुम्हारे पास k, h अपॉन तुम्हारे पास 2m कितना qv। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक, इसमें ये मोमेंटम है, ये मास इंटू वेलोसिटी वाला पार्ट है, ये मास और एनर्जी वाला पार्ट है, ये मास और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट है। ठीक है, अगर हम कहें कि E की वैल्यू तुम्हारे पास हम 3/2 kT लिखते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आता है। ठीक है,
ये कहाँ से आया है? ये आया तो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जो है उसको पढ़िए, पीछे जाकर के उसको पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना फिर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू 3/2 कितना के टी। टी तो है टेम्परेचर है, ठीक है, और के तुम्हारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m के टी आर। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें क्या बता रहा है। अब इसने ये कहा कि ठीक है, यहाँ समझ आ गया। किसने कहा कि क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। किसने कहा? दिख तो रहा है कि तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, असर्शन में कोई भी गलती कहीं पे भी नहीं दिख रही है। ठीक, अब आई बात तुम्हारे पास के द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। हमें पता है VRMS, ये भी कहाँ से आया है? तुम्हारे पास आया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। 3R बार कैपिटल T अपॉन तुम्हारे पास अंडर रूट M, जिनको मैंने पढ़ाया तुमको याद होगा, ये मैंने फॉर्मूला तुमको डिराइव करके दिखाया था। ठीक है, तो VRMS जो तुम्हारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर। मुद्दा यहाँ पे इसने क्या इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट की बात कही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसने ये कहा है कि क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स। डिपेंड्स का मतलब होता है डिपेंडेंसी दिखाना। हम बता रहे हैं कि हम आप पे निर्भर हैं या आप पे निर्भर नहीं है। हम कैसे निर्भर हैं? हम क्यूबिक निर्भर हैं, हम स्क्वायर से निर्भर हैं, हम लीनियरली निर्भर हैं, हम इनवर्सली निर्भर हैं। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंसी हो गई या क्यूबिक डिपेंडेंसी हो गई या फिर स्क्वायर डिपेंडेंसी हो गई या लीनियर डिपेंडेंसी हो गई, डायरेक्टली हो गई, इनवर्सली हो गई, ये मुद्दा नहीं पूछ रहे हैं। मुद्दा ये पूछ रहे हैं कि क्या निर्भर करते हो। तो उसने कहा हाँ, फंक्शन तो है हम। इसने कहा फंक्शन तो है हम टेम्परेचर के। अगर फंक्शन है तो रीजन को भी करेक्ट माना जाएगा। कई टीचर यहाँ पे ये बोल रहे हैं या बोलते हैं कि भाई उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं बोला है ना, या फिर उसने रूट नहीं बोला तो ये रीजन गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बात को समझिएगा कि तुम्हारे पास ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमसे ये कह रहा है यहाँ पे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है, निर्भर है उस पर डायरेक्टली इनवर्सली। अगर वो बोलता क्लियरली तो बात समझ में आती। ठीक है, जिसने का एसर्शन भी सही है और तुम्हारे पास रीजन भी सही है। अब मुद्दा ये है कि क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप पीछे की क्लास में जाकर के देखें रूल वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, तो VRMS ही पहले हमने पढ़ा था और उसके बाद ही हमने E इक्वल टू 3/2 KT को तुमने डिराइव करके दिखा पाया था। इसका मतलब है VRMS ही वो तुम्हारे पास बेसिक है जिससे 3/2 KT आगे जाकर के डिराइव होता है और उसी से ये लैम्डा डिराइव हुआ है। इसका मतलब ये रीजन बनने लायक है। अगर ये रीजन बनने लायक है तो अगर रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है तो हमने ऑप्शन चूज किया तुम्हारे पास कौन सा? ए का। बात समझ आती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। इसने कहा कि हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। हमने कहा कि हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे बोथ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ऑफ देम गेट इंक्रीज। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी ने ये साफ कह दिया है कई बार कि हमसे इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और रही बात आई इज इक्वल टू तुम्हारे पास एन एच न्यू की। एच न्यू क्या होता है? एच न्यू तुम्हारे पास जो है एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है। फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, राइट। एन तुम्हारे पास क्या है? नंबर ऑफ द फोटॉन्स और नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग, राइट। और आई तुम्हारे पास क्या? इंटेंसिटी है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि अगर हम पर यूनिट टाइम लेंगे तो नंबर ऑफ द फोटोन स्ट्राइकिंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम है ना, तुम्हारे पास ये इंडिकेट करेगा। तो इसने कहा कि नंबर ऑफ द, अगर आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास इंक्रीज करेगा पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पहली बात स्टेटमेंट गलत हो गया आधा। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स अनचेंज। नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ये बात कि जब हम लोग इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखते थे तो हमने कहते थे कि यार ये इंटेंसिटी है और ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास जो है फोटो करंट है। ये मैंने पढ़ाया है लेक्चर में, ठीक है, फोटो करंट है। जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो आपका फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि फोटो करंट रिमेन्स अनचेंज। फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पास अनचेंज नहीं होता है, वो तुम्हारे पास बढ़ता है। आप बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी का फंक्शन ना होना, इसके आधे स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया। फिर इसका बट के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स अनचेंज, ये भी गलत प्रूव हो गया क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बढ़ा करता है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एसर्शन तो भैया गलत है ना। एसर्शन जो तुम्हारे पास क्या है? एसर्शन तुम्हारे पास गलत है। ठीक है,
तो इसने कहा ठीक है भाई। अब देखते हैं रीजन के बारे में। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। नहीं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट से क्या मतलब है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब रीजन भी तुम्हारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। एब्स्ट्रैक्शन भी गलत हो गया है, रीजन भी गलत हो गया। तो हमने ऑप्शन चूज किया था कौन सा? डी बात, ठीक है। आई बात समझ में? अगला देखते हैं। अगला क्या है? दो लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, द एनर्जीज ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, ठीक। रीजन दे रखा है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल, ठीक है। जो इनर लेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, जो तुम्हारे पास इनर लेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, वो टॉप लेयर पे आने के लिए जो ऊपर के तुम्हारे पास लोग होते हैं उनसे कोलिजन करता है, ठीक है, विद द अदर एटम्स इन द मेटल। बिल्कुल सही है, ठीक, यही होता है, ठीक है। द लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, द एनर्जीज ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट। बिल्कुल, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तुम्हारे पास जो है डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इनर लेयर आउटर लेयर का तो हमें डिफरेंस रहता है। तो नीचे से आएंगे उनको ज्यादा कोलिजन हैंडल करना पड़ेगा, जो ऊपर से आएंगे उनको कम कोलिजन हैंडल करना पड़ेगा। तो ये भी सही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा और इसे कोशिश कर लीजिएगा तो ध्यान रख लें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है। अब जनरल थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं आता है, इतना उस पॉइंट पे नहीं दिया जाता है जनरल थ्योरी में, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं जो कि अब यहाँ पे सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें एसर्शन भी सही है और इसमें रीजन भी सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन में देखें, ठीक। अगला अगला हमसे यहाँ पे बोला गया है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हाँ, ये वन ऑफ द क्लेम था, ठीक है। अगर देखा जाए, ये तुम्हारे पास क्या है, ये वन ऑफ तुम्हारे पास क्लेम था जो कि तुम्हारे पास दिया जा रहा था दोनों की तरफ से, ईएम वेव वाले साइंटिस्ट की तरफ से और पार्टिकल वाले साइंटिस्ट की तरफ से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ने बहुत बड़ा मामला संभाल लिया था, ठीक है। रीजन की बात करें, इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट तुम्हारे पास कम रहेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। अगर तुम्हारे पास न्यू तुम्हारे पास लेस देन न्यू नॉट रहेगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड नहीं होंगे। हाँ सही है, लेकिन क्या रीजन जो है एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है? नहीं। इसने कहा कि रीजन तुम्हारे पास एसर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बिल्कुल अलग बात है तुम्हारे पास कि न्यू तुम्हारे पास न्यू नॉट से कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, और वो तुम्हारे पास एक क्लेम है। अगर क्लेम है तो इसका मतलब रीजन एक्सेप्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि हम ए मार्क कर देंगे तो भी क्या चला जाएगा, चला कुछ भी नहीं जाएगा। अब डिपेंड करता है कि जो सामने वाला इंजिलेटर है उससे जो पर्टिकुलर सवाल बनाया है, ए और बी में से उसको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से मार्किंग करेगा। कुछ जो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं उनका पता लग जाता है, वरना ए और बी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा देखिए स्ट्रांग होंगे, उतने ही ज्यादा चीजों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। आप एसर्शन रीजन को मतलब महज रट के जाएंगे तो वो तो खेल होगा ही नहीं किसी भी हाल में, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा, क्या तुम्हारे पास बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्या, वो तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव थ्योरी जो लाइट की है, वो तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तुम्हारे पास फेल हो गई समझाने में। इसने कहा ये बिल्कुल सही है, फेल हो गई थी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यही तो पूरे चैप्टर का खेल है, यही तो पूरे चैप्टर में पढ़ाया गया है कि भाई पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को ही तुम्हारे पास मेन मुद्दा बनाया गया, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा काम चला, ठीक है। पार्टिकल नेचर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी जाना जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो तुम्हारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी जाना जाएगा। ये तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वहां था, कहाँ पे, जहां पे आपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, कहाँ पे, रेडिएशन चैप्टर में, जो कि क्लास 11 में, ठीक है। तो इसने कहा कि असर्शन भी करेक्ट है। इसने कहा कि क्या ये लोग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? लगता तो नहीं है कि ये लोग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला अगर फेल हुआ तो दूसरे वाले ने ही एक्सप्लेन किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि रीजन जो है एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर देगा, ऐसा कहीं ना कहीं तुम्हारे पास लग रहा है। तो उस हिसाब से हम आंसर दे दे रहे हैं, क्या उस हिसाब से आंसर दे दे रहे हैं A, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशन रीजन में मेन खेल ये है ना, जितना ज्यादा आप थरो हैं अपने कंसेप्ट से, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को क्रैक कर ले जाएंगे। अब आपसे डेरिवेशन पढ़ करके आए हैं कोचिंग में या यूट्यूब से या क्या नाम स्कूल से, तो फिर तुम्हारा राम ही जाने, ठीक। अगला देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है? यस, बिल्कुल है। ये तो मैंने यहाँ पे लिख पाया वैसे कैरेक्टरिस्टिक में, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल है। रीजन की बात कर लेते हैं। देयर इज अ वेरी स्मॉल टाइम लैग ऑफ 10⁻⁹ सेकंड। ये वैल्यू पता है क्यों दी है सवाल में? ताकि आपको पढ़ते वक्त टीचर ने जरूर बताया होगा 10⁻⁹ सेकंड की वैल्यू, ये आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है, ठीक है।
ये मेनली तुम्हारे पास जो है इसका मेन कारण था यहाँ पे देना, बस और कुछ नहीं है। बिटवीन इंसिडेंस ऑफ द लाइट एंड द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। बहुत ही स्मॉल टाइम लैग रहता है, तो रीजन भी ट्रू है। क्या रीजन तुम्हारे पास एब्सॉर्प्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? इसने कहा हाँ कर रहा है, क्योंकि भाई बात इंस्टेंटेनियस प्रोसेस की करी है और उसी के टाइम के बारे में बताया गया, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे हम ए दे देंगे। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इसने कहा कि ये तुम्हारा पॉइंट था, ठीक है, ये तुम्हारे पास पॉइंट था। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट सोर्स था, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास प्लेट है, ठीक। तो इसने क्या बोल दिया, इसने कहा कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सोर्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो देखिए इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो आपसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस से स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती है, ठीक है। इसने कहा कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सोर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई डिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस को हम लोग जो है बढ़ा रहे हैं। डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी का क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटेंसिटी को हम लोग घटाएंगे। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी तो हम लोग घटेगी, ठीक है। केई मैक्स ने ये कहा था, केई मैक्स ने कहा था कि भाई हमारा इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ईवी नॉट ने भी कहा था कि हमारा इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वी नॉट ने कहा कि हमसे क्या मतलब है, तुम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो तुम्हारे पास या घटा रहे हो, डिस्टेंस को चेंज करके हमें मतलब नहीं है। तो इसने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन अनचेंज। बात तो सही है, इससे ये प्रूव होता है कि असर्शन तो करेक्ट है, बस घटेगा, तो रीजन भी तुम्हारा बस सही है, ठीक है। तो इसने कहा कि डिस्टेंस बढ़ा करके इंटेंसिटी घटाई है, इंटेंसिटी घटाई है तो सैचुरेशन करंट तुम्हारे पास घटेगा, और सैचुरेशन करंट अगर तुम्हारे पास घटेगा तो तुम्हारे पास रीजन जो है वो बिल्कुल तुम्हारे पास सही हो जाएगा। सही, तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, दोनों सही है, तो फिर आंसर कौन सा देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि क्या सैचुरेशन करंट विल डिक्रीज, ये क्या कारण है, क्या ये रीजन बन सकता है? इसने कहा नहीं, ये एग्जैक्टली इफेक्ट बन रहा है, ये एग्जैक्टली इफेक्ट बन रहा है, ये कॉज नहीं बन रहा है जाकर के, ये कारण नहीं बन रहा है, ठीक है, रीजन नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर देना चाहिए हमको, क्या इसका आंसर देना चाहिए हमको बी। बात समझ में आई, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ाने से इंटेंसिटी घटती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, और इस वजह से एक्सेशन तुम्हारे पास सही है। और इंटेंसिटी घटेगी तो सैचुरेशन करंट घटेगा, सैचुरेशन करंट जो घटेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सप्रेशन का, इसलिए आंसर बी दे देंगे, ठीक। अगला सवाल, इसने बोला कि इफ रेड लाइट इज जस्ट एबल टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड लेमडा लेस देन लेमडा नॉट, ठीक है, कंडीशन फॉर एमिशन, ठीक है। ये लोग क्या है, ये तो आपका कंडीशन फॉर एमिशन है, एमिशन के लिए तुम्हारे पास ये कंडीशन होती है, ठीक। अब इसने कहा कि लेमडा वी से लेकर के, ठीक है, लेमडा आई, ठीक है, और ऐसे लेकर के लेमडा आर तक ये विब्योर है ना। ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास जो है विब्योर है। इसने कहा हमको ये पता है कि अगर रेड लाइट एबल है तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए मेटल सरफेस से, इसका मतलब रेड लाइट तुम्हारे पास जो है लेमडा नॉट से कम है। इसका मतलब क्या है कि रेड लाइट, इसका मतलब ये है कि रेड लाइट, ठीक है, विल अलाउ एमिशन, रेड लाइट विल अलाउ, रेड लाइट विल अलाउ तुम्हारे पास क्या, एमिशन, रेड लाइट एमिशन अलाउ करेगा। अगर रेड लाइट एमिशन अलाउ है तो वॉयलेट लाइट तो क्या नाम है, रेड लाइट से कम वेवलेंथ रखती है। इसने कहा तो वॉयलेट लाइट भी तुम्हारे पास लैम्डा नॉट से कम है। इसने कहा वॉयलेट विल ऑल्सो, वॉयलेट विल ऑल्सो तुम्हारे पास क्या एमिट, ये भी एमिट करेगा, ठीक। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि अगर रेड लाइट एबल है तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से एमिट करने के लिए, तो वॉयलेट लाइट कैन नॉट एमिट, वो एमिट नहीं कर सकती। ये क्या बोल रहे हो भाई, वॉयलेट लाइट बिल्कुल एमिट करेगी। जब वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ तुम्हारे पास रेड लाइट से कम है, रेड लाइट अगर लैम्डा नॉट से कम है तो वॉयलेट भी लैम्डा नॉट से कम हो जाएगा, इसका मतलब वॉयलेट भी एमिट करेगी। तो इसका मतलब इस बात से प्रूव होता है कि असर्शन गलत है, ठीक। एनर्जी ऑफ द वॉयलेट लाइट फोटॉन्स इज मोर देन द रेड लाइट। इसने कहा कि देख लेते हैं जरा। इसने कहा कि हमको पता है कि ई होता है 1 लेमडा के, सो ई आर तुम्हारे पास जो है अपॉन ई वी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास लेमडा वी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा आर, ठीक है। हमें ये पता है कि लेमडा वी लेस देन लेमडा आर है, तो लेमडा वी अपॉन लेमडा आर की वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब है ई आर अपॉन ई वी की वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब ई आर तुम्हारे पास ई वी से कम है। इसका मतलब वॉयलेट की तुम्हारे पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है, रीज़न जो है बिल्कुल सही है। एब्सॉर्प्शन गलत है और रीज़न सही है।
एसर्शन गलत है और रीजन सही है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। फाइन, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि when the wavelength of the incident radiation in a photoelectric experiment is decreased, then the stopping potential will decrease. See, E of the V naught is equals to HC upon lambda minus HC upon lambda naught। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, H तुम्हारे पास न्यू माइनस तुम्हारे पास H तुम्हारे पास न्यू नॉट, राइट। सो इफ आई रिटन इट लाइक दिस, ठीक, सो व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डिक्रीज, लैम्डा घटेगा, ठीक है, HC अपॉन लैम्डा बढ़ेगा, HC अपॉन लेमडा माइनस HC अपॉन लेमडा नॉट तुम्हारे पास फैक्टर बढ़ेगा है, और EV नॉट फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना, EV नॉट तुम्हारे पास फैक्टर बढ़ेगा है, और तुम्हारे पास V नॉट भी बढ़ेगा। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि लेमडा घटाने से V नॉट बढ़ता है। When the wavelength of the incident radiation in a photoelectric experiment is decreased, घटता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारे पास जो है घटता है। तो गलत बोल रहे हो तुम, ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ जब लैम्डा घटता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, और ये कह रहे हैं कि घटेगा, लैम्डा घटेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा, तो असर्शन तो गलत हो गया इस हिसाब से। ठीक है, इन्होंने कहा कि विद डिक्रीज इन वेवलेंथ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट तुम्हारे पास डिक्रीजेस। ई इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास क्या, HC बाय लैम्डा। ठीक है, इसने कहा कि लैम्डा तुम्हारे पास जो है घटाने से ई तुम्हारे पास बढ़ता है। यार ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब रीजन जो है बिल्कुल सही है। असर्शन गलत हो गया है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अप्रोप्रिएटली यहाँ पे हम दे सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है, इस तरीके से आप सवाल करेंगे। अगला देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डबल्ड। इसने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज तुम्हारे पास डबल, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डबल। काइनेटिक एनर्जी के लोग पीछे पड़े हुए हैं, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ने कहा भैया बोल तो दिया कि अपन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, अपन इंटेंसिटी पे तुम्हारे पास डिपेंड नहीं करते। अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास कैसी रहेगी, ये तुम्हारे पास अनचेंज रहेगी, है ना। मतलब कैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो एब्सॉर्प्शन हो गया तुम्हारे पास क्या, गलत, ठीक। अच्छा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट। क्या बोला इसने, इसने कहा कि के मैक्स जो है वो तुम्हारे पास एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट है, राइट। अब देखिए भैया, हमें ये पता है कि जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे पास प्लेट का नेचर बदलता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे पास बदलता जाएगा क्या, वर्क फंक्शन बदलता जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा कि के मैक्स जो है, ठीक है, अगर हम एच न्यू माइनस फाइव नॉट लिख रहे हैं तो यार एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो कि पॉइंट सोर्स से निकल रही है ना। पॉइंट सोर्स से अगर पॉइंट सोर्स से अलग अलग तुम्हारे पास रेड लाइट और येलो लाइट और ये सब निकलेगा तो सिंपल सी बात है लैम्डा है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट सोर्स पे डिपेंडेंसी भी है और जिस पे पढ़ रहे हो उस पर भी डिपेंडेंसी है। तो फाइव नॉट तुम्हारे पास फंक्शन अगर नेचर ऑफ द मटेरियल का, तो अल्टीमेटली के मैक्स को भी होना ही पड़ेगा तुम्हारे पास किसका, नेचर ऑफ मटेरियल का तुम्हारे पास फंक्शन होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो नेचर ऑफ द मटेरियल का फंक्शन ना हो। मेरी बात समझ आई? तो इस हिसाब से क्या हुआ, उस हिसाब से रीजन तो करेक्ट है, एसर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे पास आंसर बनेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको साफ बता दूं कि मेरे ये पढ़ाने से तब आपको फायदा है, मतलब आपको आप ये तब कर पाएंगे, समझ पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले तो आपने जो आपको जो भी टीचर ने पढ़ाया है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो या जो हमने भी पढ़ाया है आपको, आप पहले पूरा लेक्चर ठीक से पढ़ लीजिए, देन ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अन्यथा कोई फायदा नहीं है, आप सुनोगे अच्छा लगेगा, भूल जाओगे फिर से, ठीक। सो इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स इज हाफ, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम 2 टाइम। इसने क्या बोला, इसने कहा कि के ई तुम्हारे पास इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, राइट, ये तो 1 1 1, ठीक है। और के ई तुम्हारे पास 2 इज इक्वल्स टू एच तुम्हारे पास न्यू 2 माइनस तुम्हारे पास एच तुम्हारे पास न्यू नॉट, ठीक है। अब इसने कहा कि वो प्लेट तो सेम है, इसने कहा प्लेट सेम है, प्लेट को तो चेंज नहीं किया, इसने कहा नहीं। इसका मतलब एच न्यू नॉट 1 इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट 2 इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, राइट। इसने कहा हाँ चीज तो सेम रहेगा, इसने कहा बिल्कुल सेम रहेगा। इसने कहा कि इसको हम लोग मान लेते हैं पाई नॉट, मतलब लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि लेमडा 1 की वैल्यू लेमडा दे रखी है और लेमडा 2 की वैल्यू क्या रखा है कि हाफ हो गई है, ठीक है। तो लेमडा बाय 2 हो गई है।
अब आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या 2 गुना हो रही है या 2 गुना से कम हो रही है या 1 टाइम्स हो रही है या फिर क्या हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसने कहा KE1 को हमने लिखा HC अपॉन वहाँ पर लेमडा, राइट, और इसको लिखा फाइव नॉट। और KE2 को हमने क्या लिखा, हमने लिखा HC अपॉन तुम्हारे पास लेमडा बाई 2 माइनस तुम्हारे पास कितना फाइव नॉट, राइट। इसको हमने लिखा 2HC बाय तुम्हारे पास क्या लेमडा, इस माइनस फाइव नॉट को लिखा माइनस होता 2 फाइव नॉट प्लस तुम्हारे पास कितना फाइव नॉट। ठीक है, हमने कहा ठीक, तो हमने इसे लिखा एच तुम्हारे पास सी बाय लेमडा माइनस ऑफ दी फाइव नॉट प्लस तुम्हारे पास कितना फाइव नॉट। ठीक है, इसने कहा कॉमन ले लिया, इसने कहा कॉमन ले लिया, इसने कहा इसको लिखा 2। अच्छा, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास 1 है। ठीक है, ये हो गया 2 तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस तुम्हारे पास फाइव नॉट। ठीक है, और ये हो गया क्या काइनेटिक एनर्जी 2। जब काइनेटिक एनर्जी 2 में से मैंने 2 काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस किया तो मेरे को फाइव नॉट मिला। इसका मतलब ये है कि फाइव नॉट अगर जीरो होता है ना, अगर तुम्हारे पास फाइव नॉट जो है जीरो होता तो तुम्हें कहता कि KE2 की वैल्यू तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ KE1 है। ठीक है, लेकिन अगर फाइव नॉट तुम्हारे पास नॉन जीरो है तो मैं ये कहूंगा कि KE2 की वैल्यू ग्रेटर देन टाइम्स ऑफ 2 KE1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है डबल नहीं होगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो इसने कहा इट विल बिकम 2 टाइम नहीं बनेगा, 2 टाइम से ज्यादा बनेगा। तो इस हिसाब से जो एसर्शन है उसका काम तमाम हो गया। ठीक है, इसने कहा कि एनर्जी ऑफ द फोटोन तो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसने कहा कि एनर्जी ऑफ द फोटोन तुम्हारे पास जो है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखा जाए तुम्हारे पास, तो हमने कहा फोटोन की बात कर रहे हो, उसने कहा फोटोन की बात कर रहे हो तो E इक्वल्स टू HC बाय लेमडा बोल दें, इसने कहा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बोल दें, इसने कहा यार ये बात तो सही है, इसने कहा तो एसर्शन हो गया गलत है और रीजन हो गया ट्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना, डी बना। ठीक है, तो 13 आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल दिया इसने, इसने कहा कि एक पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है, ये कोई तुम्हारे पास पार्टिकल था जो कि रेस्ट पे था। ठीक है, ये तुम्हारे पास रेस्ट पे था, ठीक, और ब्रेक्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस। तो ठीक है, अप्लाइंग अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यही तो सीखा था लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले। अप्लाइंग तुम्हारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन, M1U1 प्लस तुम्हारे पास कितना M2U2 M1V1 प्लस तुम्हारे पास कितना M2 तुम्हारे पास जो है V2, राइट। अब इसने कहा कि अब वो जो तुम्हारे पास डिफरेंट मासेस हैं तो हमने मान लिया कि तुम्हारे पास M1 तुम्हारे पास M2 से ज्यादा है फॉर द टाइम। ठीक है, मुझे पता नहीं कि किसका कौन सा मास है तो मैंने M1 को M2 से ज्यादा मान लिया। ठीक है, अब आप तो रेस्ट पे थे, ठीक है, और आप भी रेस्ट पे थे, तो उस हिसाब से माइनस ऑफ द M1V1 इज इक्वल टू कितना तुम्हारे पास M2V2। ठीक है, इससे ये पता लग रहा है कि तुम्हारे पास जो है अगर मासेस डिफरेंट हैं, अगर M1 तुम्हारे पास M2 के बराबर नहीं है तो पक्की बात है V1 भी V2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इन लोग का प्रोडक्ट आपस में बराबर है, लेकिन इन लोग का आपस में क्या है, प्रोडक्ट आपस में बराबर है। ठीक है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कहा कि इनकी स्पीड अलग होगी, इनकी स्पीड अलग होगी, ये तो मैंने अभी बता दिया कि इनकी स्पीड अलग होगी। इसका मतलब यहाँ से रीजन तो बिल्कुल सही हो गया। अब इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात आई, हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखा, यहाँ पे जरा देखिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखा λ1 अपॉन λ2, तुम्हारे पास h अपॉन तुम्हारे पास क्या M1V1, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया M2V2 अपॉन तुम्हारे पास h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास M2V2 अपॉन तुम्हारे पास कितना M1V1। ठीक है, M1V1 और M2V2 आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये कटा 1/1 आ गया। तो इसने कहा कि λ1 इज इक्वल टू होगा λ2। इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम्हारे पास डिफरेंट होंगे, गलत, इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम्हारे पास डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम्हारे पास जो है सेम होंगे। एसर्शन तो हो गया तुम्हारे पास क्या, फॉल्स। ठीक है, और रीजन में स्पीड के बारे में बोला था कि डिफरेंट होगी, वो दो डिफरेंट सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा तुम्हारे पास डी। दिस इज द okay. So I have discussed almost complete 14 questions of the assertion and the reason. I think this might help you for attempting the paper. Okay, so these are some basic level problem. I'll make the video lecture on the highest and the difficult problems also of mains and advanced level type, but this is not required at this level. That's why I'm not taking your time and not even giving my time to all these questions right now. Okay, so please keep practicing this question. We'll update you soon about the next video lecture. Thank you.